नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः ऐसे प्रश्न जो कठिन से भी कठिन श्रेणी में आते हैं या जो दिमाग को चकरा दें, उन प्रश्नों का आज हमने चयन किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई प्रदेशों में एग्जाम लगे हुए हैं। आपके बिहार में जूलॉजी टीजीटी और जूलॉजी पीजीटी और जूलॉजी पीजीटी के बाद बॉटनी पीजीटी दो लगे हुए हैं। और आपके एमपी में एग्जाम लगा हुआ है, एमपी वर्ग का। इसके अलावा अगर एग्जाम की बात करें तो झारखंड में भी एग्जाम लगा हुआ है और इन फ्यूचर आरपीएससी से भी फॉर्म आने वाले हैं, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्नों का उसी स्तर से चुनाव किया जाता है जो अति कठिन के श्रेणी में हो। अभी आप जैसे जैसे नीचे चलेंगे, ऐसे प्रश्न हैं जो आपने ना सुने हैं, ना उनका डाटा आपने सुना है, मगर एक दो क्वेश्चन आपने देखा होगा हर एग्जाम में। 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग हटके होते हैं, जो आप ये कहकर छोड़ के आते हैं कि ये हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है या आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरह के वर्ड आते हैं। तो हमने ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया है जो अपने स्तर से कई गुना कठिन है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें उससे पहले जानकारी दे दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का, तो ये हमारा ऐप है। ये हमारा ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद साइन अप आएगा, साइन अप करेंगे, लॉगिन पासवर्ड आएगा और लॉगिन पासवर्ड को सेव कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो बैच है, यदि आप बिहार से हैं, अगर बिहार में बॉटनी अगर आप ले रखा है या फिर जूलॉजी ले रखा है, तो इसके लिए हमारा बैच है 1199 का। आज ही जुड़े हमारे साथ और मैं वादा करता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आप एमपी वर्ग का एग्जाम देना चाह रहे हैं, एमपी वर्ग फर्स्ट का, तब भी आपको 1199 वाली मेंबरशिप ली है। इसको ब्रॉड लेवल पे हमने तैयार किया है, जिसपे आपके एमपी वर्ग का पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपके बिहार का भी पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आरपीएससी की भी तैयारी अगर करना चाह रहे हैं तो हमारा 1199 का उनके लिए भी मेंबरशिप है, आरपीएससी के लिए। और झारखंड के जो मित्र हैं उनके लिए भी 1199 की मेंबरशिप है। और जो यूपी के टीजीटी और पीजीटी के मित्र हैं उनके लिए इस समय 699 की मेंबरशिप अवेलेबल है, वो आज ही हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा रात को डिस्कशन होता है और वो अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा एक नोट्स की पूरी लाइब्रेरी है जिसमें बुक्स वगैरह भी हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल रहेगी। तो आज ही जुड़े और अभी जुड़े, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के लगभग 250 मित्र ऐसे हैं जो एज टीजीटी सिलेक्ट हुए हैं, एज पीजीटी सिलेक्ट हुए हैं, जीआईसी में सिलेक्ट हुए हैं, आश्रम पद्धति में सिलेक्ट हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्ट हुए हैं। ये तो मैं तभी कह पा रहा हूं जब आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है ऑर्निथीन चक्र की खोज की थी। ऑर्निथीन चक्र की खोज प्रायः किसने की थी? ऑर्निथीन चक्र की खोज किसने की थी? द ऑर्निथीन साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑर्निथीन साइकिल की खोज किसने की थी? बड़ा क्वेश्चन है। तो इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? तो पहले हम उससे पहले ऑर्निथीन साइकिल को समझ लेते हैं। ऑर्निथीन साइकिल आखिर है क्या, कहाँ पाई जाती है? तो ये लीवर में पाई जाती है। लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऑर्निथीन साइकिल वहां पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। ये क्या करती है? ये क्या करती है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। किसको करती है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है। यदि हम और कहाँ करती है? लीवर सेल में, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें कि यहाँ होता क्या, तो एक मोटा मोटी एक रिएक्शन देख लेते हैं जिससे सब कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये हमारा है अमोनिया। और अमोनिया क्रिया किससे करता है? CO2 के साथ।
और इंजाइम कौन काम करता है? एस्पिरेट काम करता है, एस्पिरेट। और उसके बाद यहाँ 3 एटीपी यूज होते हैं, और क्या यूज होता है? और 3H2O यूज होता है, जल यूज होता है। और ये बनाता क्या? तो यहाँ लिख दें, हमारे सर के पीछे आ जाएगा। ये बना लेता है यूरिया, यूरिया बना लेता है, पर फ्यूमरेट बना लेता है, फ्यूमरेट बना लेता है। और फ्यूमरेट के साथ क्या बनाता है? फ्यूमरेट के साथ 2 एडीपी, एडीपी प्लस 2 पायरोफॉस्फेट और प्लस एएमपी प्लस पायरोफॉस्फेट, ये बनाता है। तो ये हमारी क्या बन गई? यूरिया। इसी को ऑर्निथीन चक्र के नाम से जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज का श्रेय जाता है क्रेब्स और हैंसलेट को। किसको जाता है? क्रेब्स और हैंसलेट को जाता है। तो ऑप्शन 2 को बिल्कुल सही करेंगे। तो हमें यहां से लगभग 4-5 डाटा मिले जो एग्जाम में पूछते हैं। एक तो ये पूछता है कि ऑर्निथीन साइकिल पाई कहां जाती है, तो पहला ऑप्शन लीवर दिया रहेगा या लीवर का माइटोकॉन्ड्रिया दिया रहेगा। एक तो ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्निथीन चक्र की खोज किसने की, तो क्रेब्सलेट और हैंसलेट ने की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तीसरा, किसमें किसका कन्वर्ट होता है? तो अमोनिया का यूरिया में इसमें कन्वर्जन होता है। आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितने एटीपी यूज होते हैं, तो 3 एटीपी प्राय यूज होते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ से क्वेश्चन जो जो बनते हैं वो डिजाइन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग किस्म का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मिस हुआ है तीसरे नंबर का, 1 मिनट तो आपको होल्ड करेंगे। क्वेश्चन हाँ सही हो गया, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन मिस हो रहा था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पेप्टाइड प्रकृति का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश ले जाने का कार्य करते हैं। ऐसे मतलब विशेष प्रकार के पदार्थों को हम न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। किन से नाम से जानते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ उसने ढेर सारे ट्रांसमीटर दिए हुए हैं। सेरोटोनिन दिया हुआ है, बी एंडोर्फिन दिया हुआ है, डायनोर्फिन दिया हुआ है, सोमैटोस्टैटिन दिया हुआ है। इस तरह के उसने काफी कुछ दे रखा है। अब उसमें कहता है इसमें पेप्टाइड, पेप्टाइड का मतलब समझ रहे हो? पेप्टाइड किस? प्रोटीन वाली प्रकृति की बात कर रहा है, जो प्रोटीन प्रकृति का ना हो उसकी बात कर रहा है। कौन पेप्टाइड प्रकृति का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? ये आपके कहां से क्वेश्चन पूछा है? तो ये पूछा हुआ है आपकी कंडक्शन से। जब आप प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, वहां न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। काफी टफ श्रेणी में है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जब हम पहले तो एक एक की बात कर लें तो अभी कंफर्म हो जाएगा। जो सेरोटोनिन होता है इसका कार्य क्या होता है? ऊपर ले लें थोड़ा सा। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का कार्य क्या होता है, कहां पाया जाता है? तो सेरोटोनिन मैसेज बिटवीन नर्व सेल टू ब्रेन, ये क्या करता है? मैसेज करता है, मैसेज ले जाता है नर्व सेल टू ब्रेन। कहां मैसेज ले जाता है? नर्व सेल टू ब्रेन को ये मैसेज ले जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसका और ये करता क्या है? ये आपकी बॉडी में क्या बनाता है? तो जैसे कि मूड, इससे निर्भर क्या करता है? सेरोटोनिन से आपका मूड सर्वर करता है। स्लीप, नींद आती है, ये आपकी नींद को भी कंट्रोल करता है। दूसरा, ब्लड क्लॉटिंग में भी भाग लेता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी पार्टिसिपेट करता है सेरोटोनिन। सेक्सुअल जो डिजायर है, ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल जो डिजायर है उसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। ये सूचनाओं को इधर उधर करता है इन सब के लिए। बी इंडोर्फिन, फिर आता है बी इंडोर्फिन। क्या है ये? जो ऐसा हार्मोन्स है, ये ऐसा हार्मोन्स है जो पेन के लिए जिम्मेदार होता है और स्ट्रेस के लिए। इसके पेन और स्ट्रेस, बी इंडोर्फिन, ये इस प्रकार का हार्मोन्स है। डायनोर्फिन क्या होता है?
डायनोर्फिन न्यूरोपेप्टाइड, ये न्यूरोपेप्टाइड होता है सर, चूंकि सारे पेप्टाइड के बने हुए हैं तो न्यूरोपेप्टाइड होता है। क्या होता है? न्यूरोपेप्टाइड होता है जो क्या करता है? एडिक्शन, मूड रेगुलेशन, ये मूड रेगुलेशन का भी कार्य करता है, मूड रेगुलेशन का भी कार्य करता है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? ये अन्य हार्मोन्स को इनहिबिटिंग करता है। इनहिबिटिंग का मतलब रोकता है। ये हमारे ऑप्शन है। अब हमें इनमें से नॉन पेप्टाइड वाला कौन है? तो सेरेटोनिन है। कौन है? सेरेटोनिन। निम्न में से कौन पेप्टाइड प्रकृति का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? तो प्रायः सेरेटोनिन है। तो हमने सारे जितने ऑप्शन थे सबके बारे में देख लिया, सब क्या काम करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उन सब की आपको डिटेल हमने दे दी। ये देखेंगे बिल्कुल जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल नए किस्म का था, यह बिल्कुल नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तंत्रिका के क्रिया सामर्थ्य की संचरण दर निर्भर करती है। द प्रोपोगेशन रेट ऑफ एक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ नर्व डिपेंड ऑन, जो नर्व के सामर्थ्य संचरण होता है, यानी सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का कार्य करता है, तो वो उनमें कौन ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन से उसको और बढ़ाते हैं? तो माइलिनेटेड एक्सॉन पर, एक्सॉन व्यास पर, ग्लियल कोशिकाओं द्वारा इंसुलेटेड पर, या इन सभी पर, माइलिनियन एक्सॉन, एक्सॉन डायमीटर, इंसुलेशन बाय द ग्लियल सेल, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें ये आएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र में आधिक्य में मिलती हैं? विच काइंड ऑफ द सेल्स अकर इन अबाउंडेंस इन नर्वस सिस्टम? इनमें से वो कोशिकाएं कौन सी हैं जो नर्वस सिस्टम में सबसे अधिक में मिलती हैं या नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा मिलती हैं? वो सेल्स कौन सी है? तो हम बात करते हैं यहाँ टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया की। ये टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, हमारा जो दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो न्यूरोग्लिया होती हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं? तो एपिडाइमल सेल आती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स आती हैं, एस्ट्रोसाइट सेल्स आती हैं और माइक्रोग्लिया आती हैं। ये 4 प्रकार की सेल्स आती हैं। अब यहां देखते हैं, कहता है द ब्रेन इज मेड ऑफ द मोर देन जस्ट न्यूरॉन्स। ब्रेन किसका बना होता है? सिंपल सी बात है, न्यूरॉन्स का बना होता है। न्यूरॉन्स ग्लियल सेल गिव सपोर्ट द न्यूरॉन्स एंड द एडिशन एड टू द मेंटेनेंस ऑफ द होमोस्टैटिस। जो बैलेंसिंग होती है, मतलब पूरी बॉडी की जो बैलेंस होमोस्टैटिस होती है, यानी बैलेंसिंग जो बॉडी की होती है, एंड फॉर्म माइलिन, though there are about 86 to 100 billion neurons of the brain, glial cell are the most abundant cell of the central nervous system। ये लाइन आप यहाँ से पकड़िए, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया कि जो ग्लियल सेल्स होती हैं वो मोस्ट अबाउंडेंट होती हैं, सबसे ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। कौन सी सेल? जो ग्लियल सेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा ब्रेन में पाई जाती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने यहां से आपको डाटा दिया था, ये तो यहां कौन सी सेल्स है? तो ग्लियल सेल्स का ऑप्शन सही करेंगे। 4 सबसे ज्यादा, वही कह रहा है विच काइंड सेल्स आकर इन अबाउंडेंस इन नर्वस सिस्टम, सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ग्लियल सेल। और कौन सी होती है? न्यूरोग्लिया, वही होती है। कौन होती है? न्यूरोग्लिया को ही ग्लियल सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ग्लियल सेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम 4 को सही करेंगे। कितने प्रकार की होती हैं? तो अभी हमने आपको बताया था ये कितने प्रकार की होती हैं, तो 4 प्रकार की। एपिडाइमल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया। अगर पेरिफेरल की बात करें तो वहां 2 प्रकार की होती हैं, सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल्स। ये 2 प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया की बात कर रहे हैं, तो वही ग्लिया सेल की बात कर रहा है। इस तरह से बिल्कुल नया फ्रेम क्वेश्चन है जो झुमा दे। इसी तरह हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं चुनाव, हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि उसी तरह के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करें जो अपने आप में टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मासिक धर्म तरल किसकी उपस्थिति के कारण प्रतिस्कंदित होता है? मेनिस्ट्रुअल फ्लूइड इज नॉट नॉन क्लॉटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कहता है
कि जो मेनेस्ट्रुअल फ्लूइड होता है इज नॉन क्लॉटिंग, यानी उसमें थक्का नहीं बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण ऐसा होता है कि उसमें प्रायः थक्का नहीं पड़ता है, किसके कारण प्रायः उसमें थक्का नहीं पड़ता है। तो वो कौन होता है या कौन सी संरचना है जिसके कारण, या कौन सा पदार्थ है जिसके कारण उसमें थक्का नहीं पड़ता है, तो वो प्रायः है फाइब्रोलाइसिन। क्या होता है? फाइब्रोलाइसिन। हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन हमारे ब्लड में पाया जाता है जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता। हिरोडिन क्या होता है? हिरोडिनेरिया या जोंक में पाया जाता है जिससे क्या करता है, जोंक जब काटता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और वो लगातार ब्लड को सक करता है। तो ये हेपेरिन आप समझ गए और हिरोडिन समझ गए। फाइब्रोलाइसिन जो होता है ये प्रायः जो मासिक धर्म होता है जिसे यमसी बोलते हैं, प्रायः जो फीमेल होती हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे संबंधित है, तो ब्लीडिंग होती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता इसके कारण। तो ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, अपने आप में अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोजेस्टेरोन प्रतिरक्षी है जो गर्भ निष्कासन में प्रयुक्त होता है? विच वन ऑफ देम इज एंटागोनिस्टिक ऑफ प्रोपोगेस्ट्रोन यूजिंग टू द एबॉर्टिव एजेंट। कहता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का मतलब समझ लीजिए, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है वो गर्भ संगरता रखता है, यानी गर्भ को बनाए रखने में मदद करता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल देती है या इंजेक्शन देती है जिससे क्या हो, आपका गर्भ बना रहे, जिसके कारण वो एबॉर्ट ना हो किसी कारणवश। क्योंकि जो शुरुआत के 3 से 4 महीने होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क भरे होते हैं, अगर जरा भी इधर उधर बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई तो बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। वो 3 महीने या 4 महीने प्रिकॉशन बहुत बरतना पड़ता है, तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। तो उसके एंटागोनिस्ट मतलब प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, गर्भ को बनाए रखता है। और एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा हार्मोन्स या ऐसा इनमें से वो चारों में से कौन है जो एबॉर्ट कर दे, मतलब बच्चे को गिरा दे या एबॉर्शन हो जाए, तो वो कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? तो मेफ्रिस्टोन जो है, मेफ्रिस्टोन जो है, मेफ्रिस्टोन्स है जो ये कार्य करता है। मेफ्रिस्टोन क्या है? एक ये सिंथेटिक, ध्यान रखिएगा कैसा है, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड्स है। कैसा है? सिंथेटिक स्टेरॉइड्स है। सिंथेटिक का मतलब शरीर में नहीं बनता है, मगर ये बाहर मार्केट में या फैक्ट्री में बनाया जाता है, स्टेरॉइड्स है, जिसको प्रायः एबॉर्शन में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? एबॉर्शन में यूज करता है। इसको प्राय लगाया जाता है और एबॉर्शन कराया जाता है इससे। तो इसका जस्ट एंटागोनिस्ट कौन सा है? तो मेफ्रोप्रेस्टोन जो है वो एंटागोनिस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? एक सिंथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृक्क ऊतकों से स्रावित होता है? विच वन ऑफ देम हार्मोन इज सिक्रीट बाय रीनल टिश्यू। इनमें से वो हार्मोन कौन है जो रीनल टिश्यू से स्रावित होता है? रीनल टिश्यू से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो प्रायः इराइथ्रोपोइटिन है। कौन सा हार्मोन है? इराइथ्रोपोइटिन। ये कई बार टीजीटी पीजीटी में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इराइथ्रोपोइटिन, इराइथ्रोपोइटिन जो हार्मोन्स है सिक्रीटेड बाय किडनी। किससे होता है? किडनी से सिक्रीट होता है, ध्यान रखिएगा। इंक्रीज रेट ऑफ, इसका काम क्या है? तो क्या काम है? इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये क्या करता है? जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, या इनकी उनकी जो उत्पादकता है उसको इंक्रीज करता है या प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कौन? जो इराइथ्रोपोइटिन होता है। और आप सोमैटोस्टैटिन हम पहले ही बता चुके हैं, ये कैसा है? इस प्रकार का हार्मोन्स होता है जो दूसरे हार्मोन्स को निकलने से रोकता है। अब आता है शरीर रक्त की ऑक्सीजन संतृप्तता होती, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज वेनस ब्लड इज। जो वेनस ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती, संतृप्तता बोलते हैं। सैचुरेशन मतलब होता है कितना वो संतृप्त है, वो कितनी होती है।
तो कितनी संतृप्तता होती है, तो वो 75% होती है। देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आपको अभी नजर नहीं आए होंगे। और हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं या उन ऐसे प्रश्नों को लेकर चलते हैं कि 3 4 5 प्रश्न ऐसे जरूर हर एग्जाम में आते हैं जो सब कुछ हिला डुला देता है, और वही प्रश्न आपकी मेरिट का निर्धारण करते हैं। देखिए, सिंपल प्रश्न तो सारे स्टूडेंट कर लेता है। जो अगर सिंपल प्रश्न आएंगे तो सारे स्टूडेंट करेंगे, मेरिट हाई जाएगी। कठिन प्रश्न आएंगे तो मेरिट कम जाएगी, और जो कठिन प्रश्न सॉल्व कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूत्र के बहिस्राव को प्रभावित करता है? विच वन देम इज द affecting द यूरिन आउटपुट? तो कौन प्राय इसको करता है, कौन हार्मोन्स है इसमें से? तो आपने देखा होगा कौन सा हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। वैसोप्रेसिन को प्राय ADH हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जिसकी अगर कमी हो जाती है तो टॉयलेट बार बार आती है। क्या आती है? टॉयलेट बार बार आती है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप ये जो वैसिप्रेशन होता है जिसे हम एडीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? एडीएच, जिसको एंटी डायबिटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और ये करता क्या है? जो डीसीटी पार्ट होता है न्यूरॉन नेफ्रॉन्स का, नेफ्रॉन जो आप सब जानते हैं, यूनिट किसकी होती है? नेफ्रॉन किसकी होती है? तो किडनी में छोटी छोटी नलियां पाई जाती हैं जिनको हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये एडीएच हार्मोन वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। पानी को जब रीअब्सॉर्ब कर लेता है तो टॉयलेट में पानी कम जाता है और टॉयलेट कम आती है। जब ये हार्मोन्स कम स्रावित होता है तो टॉयलेट ज्यादा आती है और पानी की मात्रा ज्यादा शरीर से बाहर निकलती है। तो वो कौन सा हार्मोन है? वैसोप्रेसिन हार्मोन है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर ये मतलब कम हो जाता है या इसकी मात्रा कम हो जाती है तो एक रोग हो जाता है, जिससे ये एग्जाम में क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा गया है और ये पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डायबिटीज डायबिटीज इंसिपाइडर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, डायबिटीज इंसिपाइडर किसके कारण होता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। डायबिटीज शब्द सुनते हैं कि हमें भी अगर कोई कहता है डायबिटीज इंसिपाइडर तो पहले तुरंत दिमाग कहाँ जाएगा? आपका इंसुलिन के पास जाएगा। जो आपके पैंक्रियाज की जो बीटा सेल है उससे क्या निकलता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज हो जाए तो मधुमेह बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। मगर दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 2018 में केवीएस में क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटीज मेलाइटस शायद पूछा था। डायबिटीज जो मेलाइटस होता है वो किसके कारण होता है? उसने एडीएच दे रखा था, इंसुलिन दे रखा था, ये दे रखा था। तो जो डायबिटीज होता है, कौन वाला जो अभी हमने आपको बताया, वो किसके कारण होता है? वो डायबिटीज होती है मेलाइटस, किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण। और इंसिपाइडर शब्द अगर लगाओ, इंसिपाइडर, डायबिटीज इंसिपाइडर शब्द लगा हो तो डायबिटीज जो इंसिपाइडर है वो किसके कारण होता है? वो एडीएच हार्मोन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेंगे। कौन कौन? तो अभी हम फिर आपको बता दें, एक शब्द आएगा डायबिटीज, एक तो डायबिटीज इंसिपाइडर हो गया, और डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस ये किसके कारण होता है? तो ये इंसुलिन के कारण, की इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की। डायबिटीज मेलाइटस। और इंसिपाइडर वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन दिया रहेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पोषक अनुपूरक गर्भवती महिलाओं को अनीमिया से बचाता है? कहता है कि विच वन ऑफ देम द न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट गिव टू द प्रेग्नेंट वुमेन द क्यूरिंग द
एनीमिया। देखिए जो महिलाएं होती हैं तो जब बच्चा होता है पेट में तो उस समय उनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है या ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है, यही तो है, ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है या ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अब उसमें से हम क्या देंगे, उसका ये कहना है कि हम उसमें क्या दें। इनमें से दिया क्या है, विटामिन सी दी है, विटामिन डी दी है और फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन दिया हुआ है। क्या दें, तो हम क्या देते हैं, तो प्रायः फोलिक एसिड देते हैं। क्या देते हैं, फोलिक एसिड। ध्यान रखिएगा, अगर जिनको प्रेगनेंसी नहीं आती है, अगर जिनको प्रेगनेंसी नहीं आती है तो डॉक्टर पहले कहता है कि सेक्स करने से पहले अगर आप बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें से फिर वो कहता है कि आप 1 डेढ़ माह फोलिक एसिड खाएं। फोलिक एसिड की गोलियां देता है, नॉर्मली देता है कि आप 1-2 महीने फोलिक एसिड खाएं और मतलब फोलिक एसिड खाने के बाद और ट्राई करते रहें बच्चे के लिए तो संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जो फोलिक एसिड होता है वो ग्रोथ कराता है और ओवम को भी रिलीज करने में मदद करता है फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड का दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है कि एनीमिया से बचाना। तो ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 सही होगा। साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। और इसका साइनोकोबालामिन की खास बात है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि वो कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबालामिन ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, साइनोकोबालामिन शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। ये एनिमल सोर्स से ही प्राप्त होता है। कैसे, एग, किससे प्राप्त होता है साइनोकोबालामिन, तो एग अंडे से प्राप्त होता है और मीट से प्राप्त होता है और लीवर से प्राप्त होता है और किससे प्राप्त होता है, मिल्क से और बटर आदि से प्राप्त होता है। कौन, साइनोकोबालामिन। तो ये समझ गए। अब हमारे पास साइनोकोबालामिन क्या करता है, आरबीसी बिकम डिस्ट्रॉय बिफोर मैचुरेशन। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आरबीसी पूर्ण परिपक्व होने से पहले नष्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा। और पर्नीसियस एनीमिया हो जाती है। इससे कौन सी एनीमिया हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, पर्नीसियस एनीमिया हो जाती है। कौन सी एनीमिया हो जाती है, पर्नीसियस एनीमिया हो जाती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो पर्नीसियस एनीमिया क्या है उसकी बता दी है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये खट्टे पदार्थों में प्राय पाया जाता है, वो चाहे नींबू हो, संतरा हो, जो भी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में लगभग से टमाटर है और उनमें आदि में देखने को मिलता है। और एक खास क्वेश्चन पूछा जाता है, वह विटामिन कौन सी है जो मनुष्य के मूत्र के साथ निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वो विटामिन कौन सी होती है जो मनुष्य के मूत्र के साथ निकलती है, तो मित्र वो विटामिन सी ही है जो मनुष्य के मूत्र के साथ डिस्चार्ज होती है, निकलती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक और पूछ सकते हैं कि नशा मुक्ति के लिए, जो लोग नशा करते हैं उनकी मुक्ति के लिए कौन सी विटामिन दी जाती है, तो वो विटामिन सी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत अलग किस्म के पूछते हैं। आपसे पूछते हैं वो विटामिन कौन सी होती है जो मूत्र के साथ निकलती है, विटामिन सी। वो विटामिन कौन सी होती है जो नशा मुक्त के लिए दी जाती है, विटामिन सी। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं, घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन दी जाती है, तो घाव भरने के लिए भी विटामिन सी दी जाती है। विटामिन सी की अधिक मात्रा उबालने के पश्चात नष्ट हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट भी होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये आपसे पूछ सकते हैं वो विटामिन कौन सी होती है जो एनिमल सोर्स से नहीं मिलती है। भाई वो विटामिन कौन सी है जो एनिमल सोर्स से नहीं मिलती है, तो वो विटामिन सी ही है जो एनिमल सोर्स से नहीं मिलती, ये सिर्फ प्लांट से मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन विटामिन सी के 4-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको हमने थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए बताया। और एक और क्वेश्चन पूछ देता है, अर्लीस्ट विटामिन कौन सी है जो सबसे बाद में खोजी गई, विटामिन सी ही अर्लीस्ट विटामिन है। ध्यान रखिएगा, नॉन विटामिन। अच्छा, अब विटामिन डी के बारे में आप सब जानते हैं। विटामिन डी, और विटामिन डी के बारे में आप सब जानते हैं, विटामिन डी को क्या क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं।
कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वो विटामिन कौन सी होती है जो एक्ट एज हार्मोन काम करती है? कैसे काम करती है? हार्मोन की तरह काम करती है। तो विटामिन डी है जो हार्मोन की तरह कार्य करती है। कैसा कार्य करती है? एक्ट एज हार्मोन, बिल्कुल हार्मोन की तरह कार्य करती है। सिंथेसिस इन स्किन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज, ये स्किन के द्वारा सिंथेसिस की जाती है यूवी रेस की उपस्थिति में। आल्सो नोन एज सन साइन विटामिन, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्राय सन साइन विटामिन किसे कहते हैं? सन साइन विटामिन किसे कहते हैं? तो वो विटामिन डी ही है जिसे सनसाइन विटामिन कहते हैं। और ये प्राय दूध, मक्खन, बटर और लीवर आदि से प्राप्त की जाती है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है और एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, सूखा रोग जिसे बोलते हैं। तो ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। हमने काफ़ी डिटेल में बताएँ और उन सभी, देखिए एक्चुअली में आपको जानकारी दे दें कि मैंने भी खूब एग्ज़ाम दिए हैं और लंबे समय से आपके साथ हम सक्रिय हैं। तो क्वेश्चन देखकर पता चल जाता है क्वेश्चन कहाँ आया है, कौन क्वेश्चन आ सकता है, कौन क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ और आपको वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की आंतरिक पीएच क्या होती है? तो देखिए लाइसोसोम जो पीएच ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम आप जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है, अर्थात एक कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक, और हाई एसिडिक होता है। तो सबसे पीएच कौन सा कम है? 4 से 5। तो इसका जो पीएच होता है वो प्राय 4 से 5 होता है। क्या होता है? 4 से 5। इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे ने इसकी खोज की थी। लाइसोसोम की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं या इसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है या एग्जाम में देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये आप सपोज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स कौन है? तो लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक होता है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेसिडुअल लाइसोसोम। तो इस तरह से इसके कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से खुरदरी अंतःप्रदप्य जालिका में आधिक्य में होता है, विच इज मोर एबाउंडेंट, एबाउंडेंट मतलब होता है अधिक में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो एक बात आप समझ लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। रफ में क्या होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर चित्र बनाएंगे तो हम यहाँ एक छोटा सा चित्र और इसके ऊपर कलर चेंज कर ले तो समझ में आएगा। ये ले लें, इसके ऊपर इस तरह के क्या लगे रहते हैं? तो इस तरह के, इसमें इस तरह के राइबोसोम लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? राइबोसोम लगे रहते हैं। तो इसके ऊपर प्राय क्या लगे रहते हैं? तो इसके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना। अब ये वही पूछ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है? सिस्टर्नी पाई जाती है, वेस्किल पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार होते हैं वो 3 रूपों में देखने को मिलता है। कौन-कौन से होते हैं? एक तो पाया जाता है सिस्टर्नी, दूसरे क्या पाए जाते हैं? वेसिकल, तीसरे क्या पाए जाते हैं? ट्यूब्यूल। ये 3 रूप्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स, TUBULES, ट्यूब्यूल्स। ये देखने को मिलते हैं 3 रूप, ध्यान रखिएगा। क्या देखने को मिलता है? ट्यूब्यूल। अगर इनके चित्र बनाए तो सिस्टर्नी जो सबसे लंबी क्षणनुमा संरचनाएं होती हैं वो प्रायः सिस्टर्नी कहलाती हैं। तो ये हमारी हो गई सिस्टर्नी। वेस्किल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े पाउचनुमा संरचनाएं होती हैं, ये हमारी हो गई वेस्किल। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? कुछ शाखित
इस तरह से अनियमित कुछ शाखित संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम ट्यूब्यूल कहते हैं। तो आप जब रफ पे नजर डालेंगे तो रफ में क्या है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाए, सिस्टर्नी पे राइबोसोम लगे, तो हम ऑप्शन फर्स्ट करेंगे कि सबसे ज्यादा सिस्टर्नी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी पाई जाती है। तो ऑप्शन हम ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली में स्थित ग्लाइकोप्रोटीन में निम्न में से कौन से लक्षण होते हैं? ए ग्लाइकोप्रोटीन विद इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है प्लाज्मा झिल्ली में स्थित ग्लाइकोप्रोटीन में निम्न में से कौन से लक्षण होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कौन से लक्षण देखने को हमें प्रायः मिलते हैं। तो प्रायः हमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? तो क्या होता है इनमें प्रायः जो होता है लक्षण कौन सा, ओरिएंटेड, हम थोड़ा ऊपर कर लें, ओरिएंटेड टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, पर्यावरण की ओर अभिविन्यास। क्या होता है? पर्यावरण की ओर अभिविन्यास। तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन 2 को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका आसंजन अणु है? विच वन ऑफ देम इज नॉट ए सेल एडेशन मॉलिक्यूल। अणु नहीं है, देखिए नॉट लगा है, इनमें से वो प्रायः कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्रायः आसंजन नहीं करता है या एडिशन जुड़ता नहीं है? इन चारों में से सिलेक्टिन, लैमिनिन, कोडहेरिन और इम्यूनोग्लोबिन सब फैमिली, इनमें से कौन सा है? तो वो कौन सा है जो प्रायः जुड़ता नहीं है? तो वो प्रायः है लैमिन, लैमिनिन। कौन सा है? लैमिनिन। बिल्कुल नया क्वेश्चन है और कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रक्रम में UMUC, UMUD और REC R जीन शामिल है? द जीन फैमिली UMU, ये एक्चुअली में UMUC क्या है? ये म्यूटाजेंस जीन्स है। म्यूटाजेंस जीन्स का मतलब जिनमें म्यूटेशन हुआ है या ऐसे जीन्स जो म्यूटेशन से संबंधित है उनको म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो ये म्यूटाजेंस जीन्स हैं UMUC, UMUD और REX-A आर इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग प्रोसेस। ये किसकी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं? तो ये सॉस DNA रिपेयर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 1 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आता है द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्टिन एडिशन मॉलिक्यूल, सिलेक्टिन आसंजन अणु के लक्षण है। तो वो प्रायः क्या है? जो सिलेक्टिन है वो एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, तो किससे संबंधित है? तो सिलेक्शन ऑन वन सेल इंटरेक्ट्स विद ए कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिगैंड ऑन अनदर सेल। ये कहता है जो दो सेल्स होती हैं उनको जोड़ने में मदद करते हैं। सिलेक्टिन एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य कार्बोहाइड्रेट संयोजी लिगांड से प्रतिक्रिया करता है। जो दो कोशिकाएं होती हैं कार्बोहाइड्रेट से दोनों के लिगांड से प्रतिक्रिया करता है या जुड़ने में मदद करता है। तो ऑप्शन हम क्या लगा देंगे? ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के केवियोली से पहचाना जाता है, केवियोली से पहचाना जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के केवियोली से पहचाना जाता है ये संरचना है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिटेक्ट हैव द कैवोली दीज स्ट्रक्चर आर। कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डिटेक्ट की जाती हैं वो कैवोली से पहचाना जाता है। इनमें से किसको कैवोली से पहचाना जाता है? तो प्राय किसको कैवोली से पहचाना जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल इन रिस्ट मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, कोलेस्ट्रॉल अधिक झिल्ली अंतर्वलन। अगर जिसमें कोवेली जितनी ज्यादा होंगी ये होता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म तंतु को तीव्र वृद्धि के पश्चात शीघ्र पहचाना जाता है। निम्न किस महत्वपूर्ण कारण में सूक्ष्म तंतु अपने स्वयं के टूटने को उत्तेजित करता है? ए माइक्रोट्यूब्यूल इज ऑब्जर्व्ड क्विकली आफ्टर द पीरियड ऑफ द रैपिड ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ऑक्युपाइड टू दिस माइक्रोट्यूब्यूल टू द स्टिमुलेट इज द ब्रेकडाउन। वो कौन है? तो वो कहता है जीडीपी का ह्रास या लॉस ऑफ इट्स जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइटोकाइंडिया मैट्रिक्स में होते हैं। माइटोकाइंडिया मैट्रिक्स में प्राय क्या होते हैं? तो मैट्रिक्स क्या होता है? माइटोकाइंडिया का चित्र बनाएंगे तो माइटोकाइंडिया के अंदर ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, इसको हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और मैट्रिक्स में क्या डीएनए भी पाया जा रहा है, तो इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जा रहे हैं। डीएनए प्लस आरएनए दोनों पाए जा रहे हैं। और सिंपल सी बात है, इसमें एंजाइम भी पाए जाएंगे। और क्या पाए जाएंगे? राइबोजाइम भी पाए जाएंगे। तो ऑप्शन 4 सही करेंगे। ये सभी देखने को मिलते हैं। तो क्या सही करेंगे? 4 को। सेल ऑर्गेनेल्स हैव कंटेंट ऑफ डीएनए आर। इनमें से जो सेल ऑर्गेनेल्स है, उनमें किनमें डीएनए पाया जाता है? तो देखिए, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, केंद्रिका में डीएनए पाया जाता है। प्लास्टिड्स में जो डीएनए है वो उपस्थित रहता है। और माइटोकाइंड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन लगाएंगे ऑल ऑफ दीज, सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है KI67। ये क्या है? KI67 एक प्रकार का मार्कर है। क्या है? मार्कर है, जो कैंसर का पता लगाता है। किसका? इसका यूज करते हैं किसके पता लगाने में? कैंसर का। तो हम ऑप्शन 2 सही करेंगे, कैंसर के पता लगाने में। K167 इज द मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टारगेट फॉर द कैंसर। किसको? खासकर स्तन कैंसर को ये डिटेक्ट करता है। तो यहाँ चूंकि कैंसर दिया है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, कि जो KI67 है, ये प्राय कैंसर को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है? कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नियमानुसार ठंडे प्रदेश के प्राणियों की आकृति गर्म प्रदेश के प्राणियों से अत्यधिक बड़ी होती है? ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा है विच वन ऑफ देम रूल एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल रेसेस ऑफ स्पीसीज inhabiting cold areas are much larger and compared to the warmer। कहता है कि जो ठंडे प्रदेश के प्राणियों की जो आकृति होती है, मतलब शरीर होता है, वो गर्म प्रदेशों की अपेक्षा, जो गर्म प्रदेश के जीव होते हैं उनकी अपेक्षा कैसा होता है? तो उनकी अपेक्षा बड़ा होता है ठंडे प्रदेशों का। तो कई सारे नियम दिए गए, उसमें से कौन कौन से नियम दिए गए? तो उनमें से कुछ नियम है, जैसे कि जो ग्लोगर का नियम है या ग्लोगर रूल है, वो क्या कहता है? ग्लोगर रूल ये कहता है कि वर्म ब्लडेड एनिमल ऑफ हॉट एट द ह्यूमिड एरियाज हैव द मिलेनिन पिगमेंट इज अबाउंडेंट। इनका कहना है कि जो हॉट एरिया वाले, जो गर्म क्षेत्र में होते हैं, उनमें मिलेनिन ज्यादा पाया जाता है। मिलेनिन का मतलब जो शरीर में पिगमेंट होता है, यानी सांवले ज्यादा होते हैं, ऐसा समझ लो। जो ग्लोवर का नियम है, वो कहता है कि जो गर्म प्रदेश के जीव होते हैं, उनमें मिलेनिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा? मिलेनिन की। और मिलेनिन क्या करता है? सांवला करता है। ये किसने कहा? ग्लोवर ने। जो एलेंस रूल है, एलेंस ने क्या कहा? द टेल स्नट एंड ईयर आर स्मॉलर इन द कोल्डर रीजन। इसने कहा था, जो एलन का रूल्स है, एलन हम रूल्स बता रहे दे रहे हैं, फिर इनमें से देख लेंगे कौन सही है। तो इन्होंने कहा था कि जो टेल होती है, स्नट होता है, थूथुन जिसे बोलते हैं, और ईयर जो होता है, ये हॉट जो रीजन, सॉरी, जो कोल्ड रीजन होता है, वहां ये छोटे होते हैं, ऐसे समझ लो। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। मतलब गर्म गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जीवों के पूंछ और थूथुन और ईयर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि सॉरी, फिर से सुनिएगा, कंफ्यूज हो रहा है। जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, उनके जो टेल है और थूथुन है और क्या कहते हैं, कान है, वो छोटे होते हैं। गर्म क्षेत्र में रहने वाले जीवों की ये संरचनाएं बड़ी होती हैं। बर्गमैन का नियम क्या कहता है? बर्गमैन का नियम कहता है बर्ड्स एंड मैमल अटेंड ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन। इन्होंने कहा है जो बर्ड, चिड़िया होती हैं, और जो मैमल्स होते हैं, इनका जो साइज होता है वो कोल्ड रीजन में बड़ा होता है। कैसा होता है? कोल्ड रीजन में बड़ा होता है। ये बर्गमैन ने कहा। जॉर्डन ने क्या कहा था? अगर हम जार्डन की बात करें, तो जार्डन ने क्या कहा? इन्होंने कहा फिश इन कोल्ड वाटर पजेस मोर वर्टिब्री। इन्होंने कहा कि जो मछलियां होती हैं, उनमें मोर वर्टिब्री होती है। वर्टिब्री
ज्यादा होती हैं कोल्ड रीजन में, जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं उनमें वर्टिब्री ज्यादा होती हैं गर्म वालों की अपेक्षा। ये नियम थे कि किसने क्या नियम दिए। अब यहाँ उसने क्वेश्चन, निम्न में से कौन से नियमानुसार ठंडे प्रदेश के प्राणियों की आकृति गर्म प्रदेश के प्राणियों से अधिक बड़ी होती है, ये किसके अनुसार था? तो ये किसके अनुसार था? तो वो प्राय था, किसके अनुसार था? बर्गमैन नियम। हमने कहा था बर्ड्स और मैमल साइज में कोल्ड रीजन में बड़े होते हैं, तो विच वन ऑफ देम रूल एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल रेसेस या स्पीसीज इनहेबिटिंग कोल्ड एरियाज आर मच लार्जर एंड कंपेयर टू दियर वार्मर कन। मतलब गर्म क्षेत्रों की अपेक्षा जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें बॉडी की संरचना किसमें बड़ी होती है? किसने कहा? तो वो बर्गमैन ने कहा था। तो ये नियम हमने आपको सारे नियम बता दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय तंत्र में फास्फोरस का स्रोत है, सोर्स ऑफ फास्फोरस इन एक्वाटिक सिस्टम। जो फास्फोरस का सोर्स है एक्वाटिक सिस्टम में वो कौन है? फास्फोरस का जो सोर्स है एक्वाटिक सिस्टम में वो प्राय क्या है? तो 23 का हम क्या सही करेंगे? क्या है? अर्बन ड्रेनेज है, फर्टिलाइजर्स है, वेदरिंग एंड फास्फोरस कंटेनिंग रॉक्स, ऑल ऑफ दीज को हम करेंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलन का नियम। देखिए क्वेश्चन फिर यहां से उसने उठाया, ये क्वेश्चन आएगा कहां से? तो आपको ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट जब चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आपका जो इकोलॉजी पढ़ेंगे उसी से संबंधित ये नियम है, आपको जूलॉजी में देखने को मिलेंगे। अच्छा, एलन का नियम व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है? तो अभी हमने बताया था कि टेल स्नट ईयर स्मॉलर होते हैं कोल्डर रीजन में, ठंडी जलवायु में स्तनधारियों के बायंग जैसे पूंछ, कान, टांगों का आकार छोटा होता है। तो प्राय हम इसमें क्या लगाएंगे? यही लगाएंगे। अभी हमने आपको बताया था, अगर यहाँ देखेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, तो हमने बताया था एलन कहाँ लिखा है? एलन लिखा है, हाँ एलन। तो हमने लिखा था टेल स्नट ईयर कोल्ड में छोटे होते हैं, और यही क्वेश्चन यहाँ उसने पूछा है। यहाँ देखिए क्या पूछा है, ठंडी जलवायु में स्तनधारियों के बायंग जैसे कि पूंछ, कान, टांगों का आकार छोटा होता है। द एलन रूल इज एक्सप्लेन दैट द extremites such as the tail, ears and legs the mammals are the shorter in colder climates। तो ऑप्शन एक को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्राइट से नाइट्रेट के रूपांतरण में सहायक होता है। जो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है उसके रूपांतरण में नाइट्रोबैक्टर प्राय सहायक होता है, तो ऑप्शन एक को हम सही करें। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट टू द नाइट्राइट टू नाइट्रेट गवर्न बाय द नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट तो अब नहीं है, आज 25 क्वेश्चन हमने लिए थे, वो सारे आपके साथ शेयर किए। क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। हमने उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो अति कठिन की श्रेणी में आते हैं, और आपके चूंकि एग्जाम है सरल क्वेश्चन तो लगभग सभी कर लेते हैं, और टफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनका हमने चुनाव किया है। तो वीडियो कैसा लगा हमें लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दूसरा, आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, और लॉगिन पासवर्ड आने के बाद आप एक छोटी सी मेंबरशिप रखी गई है, आप परचेज जरूर करिएगा। आप देखेंगे कि 1 से 2 माह में आप में वो टैलेंट आ जाएगा कि आप आराम से कहेंगे कि हम कोई भी एग्जाम बायोलॉजी का निकाल देंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।